हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। की हाल है? समोज बार है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। सर जी, हम हाजिर है एएस के रिवीजन सेशन में। और अब एएस 5 के बाद हमारा बैक टू बैक नंबर है एएस 29। ठीक है सर जी, छोटा सा एएस अगेन, एएस 5 या एएस 4 हम जब पढ़ते हैं तो उसके साथ में ही पढ़ना है हमें एएस 29। ठीक है, तो रिवीजन चल रहा था, पहले एएस 4 किया, फिर एएस 5 किया, अब एएस 29 की बारी है। और सर जी, इस वीडियो में मैं क्या क्या करने वाला हूं, मैं एएस 29 के सारे पॉइंट्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज कराऊंगा, और साथ ही में हम जितने भी स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं एएस 29 से रिलेटेड वो भी निपटाएंगे। तो बिना देरी के साथ मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट में हम ये एएस खत्म करने वाले हैं रिवाइज, और फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना देरी के साथ मैं शुरू करता हूं। एएस 29 नाम ही क्या है सर जी? सबसे पहले नाम पे आओ। सर एएस का नाम अगर मैं बात करूं, पहले पेन ऑन कर लेता हूं। सर जी, नाम है हमारे एएस का प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट। मतलब इस एएस के अंदर हम तीन चीजों पर डिस्कशन करने वाले, छोटा सा एएस है, तीन चीजों पर बात करने वाले। प्रोविजन क्या होते हैं, उनका रिकॉग्निशन कैसे होगा, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, कंटीजेंट एसेट क्या होती है, और उनको बैलेंस शीट पीएनएल में कहां शो करना है या नहीं करना, नहीं करना तो कैसे नहीं करना, क्लियर है, क्या होती है। तो मतलब तीन चीजों के ऊपर बात करने वाला और कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस पॉइंट है। ठीक है, पहली बात मैं आपके साथ बिल्कुल क्लियर कर दूं मेरे बच्चे, बिल्कुल 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 क्लियर कर दूं, तो कुछ भी नया नहीं है, आपने सीए फाउंडेशन में भी इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये क्लियर कर दूं कि सर जी ये हमारा जनरल एएस है। जनरल मतलब जिसका कोई नहीं, उसका कौन है? एएस 29। मतलब अगर इसमें कहीं भी प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट के बारे में किसी और एएस में या कहीं और बातें हुई हैं तो एएस 29 वहां नहीं लगेगा। एएस 29 सिर्फ वो बोलता है कि जो बच गया है, जिसका कोई नहीं है, उसका मैं हूं, दैट इज एएस 29 है। तो सबसे पहली बात हम शुरुआत करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी पे, एएस किस किस पे नहीं लगता। कह रहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब वो सारी इंस्ट्रूमेंट जो सिक्योरिटीज वगैरह, शेयर, डिवेंचर, डेरिवेटिव वगैरह, ऑप्शन वगैरह, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जितना भी आप स्टॉक मार्केट में मजे लेते हो, दैट इज शेयर, डिवेंचर वगैरह, वो सारे हमारे लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। और उनके परचेज सेल पर अगर आपको कोई फ्यूचर में लॉस दिख रहा है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एएस 13 उन पे लग जाता है। और अगर आप कह रहे हो नहीं सर हम तो ट्रेडिंग करते हैं, हम डील करते हैं इन द शेयर, डिवेंचर वगैरह, या हम डेरिवेटिव मार्केट में या ऑप्शंस में डील कर रहे हैं, तो उन पर मेरा एएस 29 प्रोविजन लगाने की बात नहीं करता। क्योंकि पहले टाइम में जब इंडियस नहीं आए थे तब एक एएस था 29 के बाद 30, 31, 32 जो स्पेशली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे लगते थे। मतलब 30, 31, 32 हुआ करते थे जो डिलीट हो गए, उन पे लगता था हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उन पे लगते थे वो एस, तो पर्टिकुलरली वहां होती थी उनकी बात, अब यहां नहीं होती। तो पॉइंट इज कि उन पर 30, 31, 32 हुआ करते थे, इसीलिए 29 ने अपने दायरे से उसे बाहर कर दिया था। अभी की डेट में इंडियस उसकी अकाउंटिंग बोलते हैं, एएस अपनी अकाउंटिंग नहीं बोलते हैं। कुछ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हैं सर। ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें एग्जीक्यूट करना चाहिए था बट आपने किया नहीं। एग्जीक्यूटरी मतलब जिनका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें या तो किसी एक पार्टी ने अपना काम नहीं किया या दोनों पार्टी ने पूरा नहीं किया, अपना अपना काम जितना करना था उतना किया, बस दैट्स इट। मतलब पॉइंट इज जितना पूरा था उतना नहीं किया, थोड़ा सा किया। मान लो मैंने कहा मुझे आपको पढ़ाना है और आप मुझे फीस दोगे, दिस इज द बेसिक एग्जांपल मैं नॉर्मली कैरी करता हूं। मुझे पढ़ाना है और आप मुझे फीस दोगे, बट मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने थोड़ा पढ़ा के छोड़ दिया, या आपने मुझे फीस नहीं दी और मैंने कहा ठीक है डन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया कि जो एग्जीक्यूटरी नहीं हो पाया है, मतलब पॉइंट इज नॉन एग्जीक्यूटरी हो गया। तो उस केस में मेरा एएस 29 कहता है भैया उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना है, हमसे मत बात करो, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, मतलब जो काम कंप्लीट ही नहीं हो उसका प्रोविजन बनाना है, नहीं बनाना हमें लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस इंटरप्राइजेस पे भैया इंश्योरेंस का ईड़ा लगता है, वो नहीं बात करता। लाइबिलिटी किसी और एएस में अगर बात कर रहा है, लाइक एएस 7 अगर बात करूं, तो एएस 7 बनाता है प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, तो वो एएस 7 की अकाउंटिंग उसमें होगी। एएस 15 में भी आप प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन फॉर डीबीओ, ठीक है, पीवीडीबीओ बनाते हो, प्रेजेंट वैल्यू बनाते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ बनाते हो, और भी बहुत सारे प्रोविजंस बनाते हो। या कोई 19 में लीज वगैरह में अगर आपने कोई प्रोविजन वगैरह बनाए तो वो सारे उन एएस में जिस हिसाब से उन्होंने बोला एएस में उस हिसाब से बनेगा, मतलब एएस 29 उसमें डील नहीं करेगा। कोई एसेट, ये प्रोविजन स्पेशली लायबिलिटी के अगेंस्ट बन रहे हैं। अगर आपने कोई एसेट मतलब डेटर के अगेंस्ट बनाया, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट के अगेंस्ट बनाया, कोई भी इंपेयरमेंट वगैरह के अगेंस्ट बनाया, तो वो सारे प्रोविजन यहां नहीं बात करेंगे, वो अल्टीमेट उन्हीं एसेट्स में या उन्हीं कहीं एएस में कहीं ना कहीं बात हो गई होगी। मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो सर जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर एएस नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। सिर्फ नॉन एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी दिमाग में याद रखने वाली चीज है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगेगा, कोई भी लायबिलिटी या कोई भी प्रोविजन अगर किसी और एएस में या किसी एसेट के अगेंस्ट है तो उस पर मेरा एएस 29 नहीं लगेगा। बट याद रखने वाली बात है, एएस
29 ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमें लगता है कि फ्यूचर में नुकसान देके जाएंगे, मतलब पॉइंट ये कि उनका जो रेवेन्यू है मुझे लगता है खर्चा उससे ज्यादा हो चुका है, मुझे फ्यूचर में नुकसान होगा तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। दिस इज नॉन एग्जीक्यूटरी नहीं है, ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट मतलब मुझे काम तो कर रहा हूं, बस मुझे पता है कि लॉस होने वाला है, तो लॉस होने वाला है तो प्रोविजन बनेगा। बिल्कुल फुल्ली AS 29 इनके ऊपर बात करता है। क्लियर है? तो ये हमारी एप्लीकेबिलिटी थी जो छोटी सी आपको याद रखनी है कि किस पर AS लगता है और किस पर AS नहीं लगता। अब आते हैं AS के मेन पॉइंट पे। ये 3 चीजों के बारे में बात करेगा मेरे बच्चे। कितने चीजों के बारे में बात करेगा? 3। सबसे पहली बात करता है कि सर हमारे लिए प्रोविजन क्या है, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या है और कंटीजेंट एसेट क्या है। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, ठीक है? अब आराम से रिलैक्स होकर बैठो और मेरी बात सुनो। मैं बाद में पहले बात पढ़ाता हूं, पहले आराम सुनना। पहले आप प्रोविजन की डेफिनेशन पढ़ो। देखो लाइबिलिटी और प्रोविजन, अगर आपसे कोई पूछे कि हमें कब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है और कब प्रोविजन करना है, क्योंकि देखो लाइबिलिटी का मतलब है कि आपको सर पैसे देने हैं, लेकिन प्रोविजन मतलब देने पड़ सकते हैं, ठीक है? जनरली मैं ऐसे बोलूं, लोग ये मानते हैं, मतलब जब आप बचपन में होते हो तो आपको ये लगता है कि लाइबिलिटी मतलब इतना देना है और प्रोविजन मतलब इतना देना पड़ सकता है, बट नहीं सर, थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों बातों में, ठीक है? ध्यान सुनना। अगर मैं प्रोविजन की बात करूं तो लाइबिलिटी यही नजर आएगी। आराम सुनना। कह रहा है प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन शुड बी मेड। आप प्रोविजन कब बनाते हो? कहता है अगर सारी की सारी कंडीशन, मेरे बच्चे क्या, आप सारी की सारी कंडीशन अगर पूरी कर देते हो तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अब 3 कंडीशन है मेरे बच्चे। कितनी कंडीशन है? 3। क्लियर है? अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आप प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और मैं यहीं पर अगर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो वही बोलूंगा लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा। और इसी में तीनों में से एक भी कंडीशन पिल जाएगी, मतलब एक भी कंडीशन टूट गई तो कंटीजेंट लाइबिलिटी कहलाएगी। मतलब ये तीनों कंडीशन आपकी डिसाइड करेंगे कि आपको प्रोविजन बनाना है, लाइबिलिटी बनाना है या कंटीजेंट लाइबिलिटी है। क्लियर है? ध्यान सुनना। कह रहा है कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन कह रहा है एंटिटी शुड हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मेरे बच्चे क्या बोला उसने? कह रहा है अगर एंटिटी है उसकी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों आई है? पास्ट इवेंट। नाउ 2 वर्ड आ रहे हैं बेटा। कितने वर्ड आ रहे हैं? 2। पहला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ एनी पास्ट इवेंट। अब क्या है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि सर आपके सर पे कोई लाइबिलिटी, कोई चीज अराइज हुई है, ऑब्लिगेशन अराइज हुई है। लाइबिलिटी का मतलब मैं लाइबिलिटी वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी दायित्व अराइज हुआ है प्रेजेंट में, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने पास्ट में कोई प्रॉमिस किया था, आपने कोई सर्विस ली थी, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने कोई गुड्स खरीदे थे, वट एवर कुछ भी आपने पास्ट किया था जिसकी वजह से आज आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई है। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब, प्रेजेंट मतलब आपको ऐसा नहीं है, देखो एक वर्ड आएगा आगे जाके पॉसिबल ऑब्लिगेशन। मेरे बच्चे क्या आएगा? पॉसिबल। सर नो, पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट और पॉसिबल में डिफरेंस क्या है? पॉसिबल मतलब देना पड़ सकता है मेरे बच्चे, पैसा ऑब्लिगेशन मतलब कुछ भी देना पड़ सकता है, दिस इज पॉसिबल। पर मैंने कहा मुझे देना पड़ेगा, दिस इज प्रेजेंट। मतलब कोई भी आपने प्रॉमिस किया है, कोई भी आपने एग्रीमेंट किया है, कोई भी आपने ट्रांजैक्शन करी है, और उसकी वजह से आपके सर पे आज आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ गई है कि आपको इसे सेटल करना पड़ेगा, आप इससे मुकर नहीं सकते, दैट इज देना पड़ेगा। नाउ कैसे देना है? पहली कंडीशन दैट इज चांस नहीं, पॉसिबल नहीं, प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब देना पड़ेगा, ये डन होनी चाहिए। अगर आपने बोला पॉसिबल ऑब्लिगेशन, बेटा मैं सीधा ले जाऊंगा आपको कहां पे? कंटीजेंट लायबिलिटी। मतलब अगर प्रोविजन या लायबिलिटी की बात करनी है तो सबसे पहली कंडीशन याद रखना क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। मतलब अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की कंडीशन पिट गई, इनमें से कोई भी कंडीशन पिटी, सीधा आप कंटीजेंट लायबिलिटी में चले जाओगे। अच्छा ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। नाउ वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो आपने बोला ना, मुझे ऑब्लिगेशन है, मुझे करना पड़ेगा सेटल। नाउ कैसे सेटल करोगे? क्या आप उसके लिए काम करोगे? नहीं, वो कहता है सेटल होगा थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मेरे बच्चे, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है? मतलब आपको उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए, अपनी जेब से रिसोर्सेज का आउटफ्लो करना पड़ेगा। और रिसोर्सेज हियर मींस एसेट। रिसोर्सेज हियर मींस एसेट। ऐसा नहीं है मैंने कहा ठीक है यार आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैंने आज, या मैंने कहा सर आज मेरा आप ये काम कर दो, 2 महीने बाद मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है बट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि किसी के लिए काम करना मतलब मेरी एसेट नहीं जा रही, मैं काम कर दूंगा, सर्विस दे दूंगा, नो। तो उसके लिए हम अगेन कहूंगा सर वो प्रोविजन नहीं बनेगा। और ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूं कि वो ऑफ कोर्स मेरे लिए लायबिलिटी भी नहीं कहलाएगी। मतलब लायबिलिटी बनने के लिए प्रोविजन की दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, सिर्फ तीसरी कंडीशन में झोलो है। ठीक है, मतलब अगर आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है
नाउ वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए आपको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे और ऑफ कोर्स इसकी लायबिलिटी जो इसके चांसेस है कि आपको कितना देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और ऑफ कोर्स जो अमाउंट है कितना देना पड़ेगा, तीन बात, पहली प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दूसरा आउटफ्लो आपकी जेब से पैसा, रिसोर्स वगैरह, एसेट जाएगी, कोई सामान दोगे, मशीन दोगे, कैश दोगे, बैंक बैलेंस दोगे, वट जो भी दोगे आउटफ्लो होगा, और तीसरा कितना होगा। अगर ये अमाउंट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, एस्टिमेट नहीं, रिलायबली मेजर, मतलब आपको पता है इतना देना पड़ेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। मेरे बच्चे क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। और अगर आपने कहा नहीं नहीं यार मुझे अमाउंट पक्का नहीं पता कितना देना पड़ेगा, आप उसका एक एक्यूरेट एस्टिमेशन लगा रहे हो कि इतना देना पड़ सकता है, तो वो प्रोविजन बन जाएगा। मतलब लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या डिफरेंस हो गया? सर लायबिलिटी में ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी में भी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, बट लायबिलिटी में अमाउंट पक्का, एस्टिमेट नहीं, कंफर्म्ड है कि इतना देना पड़ेगा। और अगर आप प्रोविजन बना रहे हो तो वो एस्टिमेट है। मतलब मान लो मैंने आपसे काम कराया, मैंने कहा सर जी आप मेरे लिए काम कर दो, आप मेरे एम्प्लॉय हो, आप मेरे लिए काम कर दो, और मैंने कहा मैं आपको अगले महीने सैलरी दूंगा, कितना? 20,000 रुपए महीने। क्लियर है? तो जैसे ही आपने मेरे लिए काम करा, आपने, दिस इज पास्ट इवेंट, पास्ट में आपने काम किया, नाउ आज महीना कंप्लीट हुआ, मैंने कहा भैया मैं आपको 4 दिसंबर को पेमेंट करूंगा, तो आज 4 दिसंबर है, मतलब आपने नवंबर में मेरे लिए काम करा और आज 4 दिसंबर को प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई है, क्योंकि पास्ट में नवंबर में आपने मेरे लिए काम किया, और ये ऑब्लिगेशन मुझे कैसे करनी पड़ेगी सेटल? पैसा देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा? 20,000 रुपए। कंफर्म है? 20,000 से ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम, तो लायबिलिटी। क्लियर है? दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल, मैंने कहा सर जी आप मेरे लिए काम कर दो, ठीक है, मैं आपको 4 दिसंबर को पे कर दूंगा। क्लियर है? और कितना पे करेंगे वो देख लेंगे। क्लियर है? कितना पे करेंगे वो देख लेंगे। तो नवंबर कंप्लीट हो चुका है, पास्ट इवेंट, आपने मुझे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन 4 दिसंबर को आ चुकी है, अब नाउ मुझे पे करना है, पर कितना करना है ये नहीं पता, पर एक अंदाजा लगा रहा हूं कि मोटा मोटा मुझे 20-25,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है? तो वो क्या बन जाएगा? प्रोविजन। मतलब अगर अमाउंट कंफर्म है तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करो, और अमाउंट कंफर्म नहीं है तो प्रोविजन। बस इतना सा डिफरेंस है लायबिलिटी और प्रोविजन। मेरे बच्चे प्लीज कंफर्म कर लो, ये लायबिलिटी की डेफिनेशन में सेम है, ये लायबिलिटी की डेफिनेशन में सेम है, बस यहां डिफरेंस है कि आप अमाउंट मेजरली रिलायबल कर रहे हो। ठीक है? अमाउंट मेजरली रिलायबल नहीं कर पा रहे हो तो प्रोविजन, और कर पा रहे हो कि हाँ ठीक है सही है तो फिर वो लायबिलिटी। क्लियर है? और रिलायबली मेजर कर ले रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज रिलायबली मेजर एस्टिमेट लगा रहे हैं। यहां भी तो मेजर हो रहा है, बट यहां पे सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, कंफर्म्ड अमाउंट अभी भी नहीं पता। क्लियर है? और मैं कह रहा हूं अगर 3 कंडीशन है इनमें से, दैट इज तीसरी वाली कंडीशन पिटी, तो मतलब तीसरी वाली कंडीशन ठीक हो गई तो वो लायबिलिटी, पिट गई तो वो प्रोविजन, और तीनों में से एक भी कंडीशन पिट गई तो वो बन जाएगी कंटिंजेंट लायबिलिटी। पढ़ो, कह रहा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, क्या है? पॉसिबल। पॉसिबल मतलब सर हो सकता है देना पड़े, ये डेफिनेशन चेप क्या हो गया आप एग्जाम में? कह रहा है पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, अराइज हो रही है ड्यू टू, कहां से बेटा? पॉसिबल ऑब्लिगेशन है अराइज हो रही है क्यों से? पास्ट इवेंट से, कि हमने पास्ट में कुछ किया था। मान लो मैंने आपको गुड्स बेचे थे और वो गुड्स आपको नुकसान कर गए, मैंने कहा भैया आप मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक सामान में बेचता हूं। क्लियर है? आपने कहा सर जी एक लाइट दे दो पढ़ने के लिए, मैंने एक लाइट लैंप दिया और वो लैंप ले जाके आप घर पे गए और वो लैंप फट गया। क्लियर है? तो मैंने आपको पास्ट में लैंप बेचा था और उस लैंप के फटने से आपको नुकसान हुआ और आपने मुझे कोर्ट में केस कर दिया। अब केस चल रहा है। क्लियर है? बट मेरा मानना यह है, केस चल रहा है, मेरा मानना यह है कि भैया ये मेरी गलती नहीं है, आपने ज्यादा वोल्टेज में उसे लगा दिया। ठीक है? आप कह रहे हो नहीं ये डिफेक्टेड था, आपने बिना चेक करे इसे सेल कर दिया। नाउ लड़ाई चल रही है, दैट मींस हो, और मुझसे आप क्लेम मांग रहे हो कि भैया हमें 5 लाख का नुकसान हुआ है, हमारा घर में सामान जल गया, हमें नुकसान हुआ है, हेल्थ डैमेज हुआ है, 5 लाख रुपए चाहिए। तो नाउ ये जो है, अब मैं कंफर्म नहीं हूं कि मुझे देना पड़ेगा, अभी कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, बट केस चल रहा है। तो पॉइंट इज पॉसिबल एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि मैंने पास्ट में आपको सामान बेचा था और इसका होना कि मुझे देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा वो कंफर्म होगा ओनली कब? बाय द अकरेंस ऑफ या नॉन अकरेंस ऑफ। अकरेंस मतलब कोर्ट मेरे फेवर में अगर डिसाइड करेगा या कोर्ट मेरे फेवर में नहीं डिसाइड करेगा, व्हाटएवर, वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कि फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाले हैं जो अभी अनसर्टेन है, हमें नहीं पता। क्लियर है? कि वो होंगे भी या नहीं होंगे। ठीक है? कोर्ट मेरे फेवर में डिसीजन देगा भी या नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो भैया मुझे पैसा देना पड़ेगा, अगर देगा तो मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो उसकी अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड है, और वो जो इवेंट है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, होली मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऑफ कोर्स कोर्ट की जजमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे आप कहते हो कि भैया फ्यूचर में कोई इवेंट होना है विच इज अनसर्टेन, उसका होना ना होना भी डिफाइन करेगा कि वो होगा या नहीं होगा, उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे पैसे
देने हैं या नहीं देने हैं, और वो जो इवेंट है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो दिस इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और अगर ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो उस केस में आप उसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं बोलोगे, मतलब प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करोगे, कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करोगे, सिर्फ कंटिजेंट लाइबिलिटी बोलोगे। नाउ आपने बोला नहीं नहीं सर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, ठीक है, पास्ट इवेंट से आ रहा है, बट उसकी रिमोट पॉसिबिलिटी है मेरे बच्चे, रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो, मतलब बहुत कम चांस है कि मुझे पेमेंट करनी पड़े। हाँ है सर पे लाइबिलिटी तो है, बट हो सकता है कि मैं लाइबिलिटी वो सर्विस देके परफॉर्म कर दूं या कुछ काम करके सेटल कर दूं, मुझे उसमें एसेट का प्रोबेबिलिटी कम लग रही है कि पैसा कम जाएगा, पैसा नहीं जाएगा, ठीक है, सॉरी बोल दूंगा भाई काम चल जाएगा, नुकसान हुआ है सॉरी बोल के माफी मांग के काम चल जाएगा, पैसों का आउटफ्लो नहीं होगा। या फिर अगर पैसों का आउटफ्लो होगा तो कितना होगा, मुझे उसे ना कोई आइडिया कंफर्म अमाउंट, ना मेरे को कोई भी अंदाजा है कि मैं उसका एस्टिमेट लगा लूं। क्लियर है? तो अगर मेरे पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, चांस बहुत कम है, या तो बिल्कुल ही नहीं है, या फिर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज तो है पर कितना ये मुझे नहीं पता, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, कंटिजेंट लायबिलिटी। बेटा 3 कंडीशन, जितना आप समझोगे उतना ज्यादा इनमें डिटेल में जाओगे, दिमाग में रखो 3 कंडीशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो सर कंटिजेंट लायबिलिटी बनेगा। दूसरा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है अगेन कंटिजेंट लायबिलिटी बनेगा। तीसरा सर अमाउंट अगर आप रिलायबल मेजरली कर सकते हो, कंफर्म अमाउंट, तो लायबिलिटी, अमाउंट रिलायबली मेजर नहीं हो सकता बट एस्टिमेट लगा सकते हो अच्छे से, तो प्रोविजन, और अमाउंट एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते तो अगेन कंटिजेंट लायबिलिटी। खत्म, क्लियर है, सिंपल शॉर्ट, बात खत्म, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट भी कोई बताने वाली चीज है बेटा। प्रोविजन का ट्रीटमेंट क्या होता है आप जानते हो, आप इसे लायबिलिटी में शो करोगे और ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी में और पीएनएल में आप खर्चे के रूप में दिखाओगे, ठीक है। तो प्रोविजन अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर, अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कंटिजेंट लायबिलिटी के बारे में भी आप जानते हो, ये बैलेंस शीट में कहां जाता है, फुट नोट में जाता है, नोट्स टू अकाउंट में शो होता है, हम इसे फुट नोट में शो करते हैं, बैलेंस शीट में पीएनएल वगैरह में कहीं शो नहीं करते, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ इसे डिस्क्लोज किया जाता है। डिस्क्लोज करने का मतलब है नोट्स टू अकाउंट में जाता है। बट हाँ अगर कभी मुझे प्रोविजन या कंटिजेंट लायबिलिटी, पहले ध्यान सुनना, प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटी हर साल रिव्यू होती है, और हर साल मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आज प्रोविजन बना दिया या आज कंटिजेंट लायबिलिटी बना दिया और छोड़ दिया, नहीं, कोर्ट केस चले जा रहा है तो मुझे हर साल रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या कोर्ट केस में अभी भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है या अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई है। तो अगर वो कंटिजेंट लायबिलिटी थी पिछले साल बट अगले साल रिव्यू करा बैलेंस शीट डेट पे और अब मुझे लग रहा है नहीं वो कंटिजेंट नहीं है, तो मुझे उसे प्रोविजन बनाना पड़ेगा, या प्रोविजन थी अब कंटिजेंट लायबिलिटी बन गई वटएवर, तो मुझे रिव्यू करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसका काम करना पड़ेगा, ठीक है। सेम कंटिजेंट लायबिलिटी का अगर कंटिजेंट एसेट की तरफ लेके आए कि भैया कोई कंटिजेंट, सॉरी मैंने यहां पे वर्ड यूज गलत कर लिया, दिस इज कंटिजेंट एसेट, ठीक है। तो कंटिजेंट एसेट क्या है आपके लिए, कहता है कंटिजेंट एसेट मतलब कोई भी पॉसिबल एसेट है जो हो सकता है आपको आए पास्ट इवेंट से, जिसका एग्जिस्टेंस अगेन डिपेंडेबल को सेम लाइन में कंफर्म होगा ओनली बाय द अकरेंस नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर इवेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब इस बार पैसा जाने की बात नहीं, कंटिजेंट लायबिलिटी में पॉसिबल ऑब्लिगेशन जाने की है, इस बार पॉसिबल एसेट है, मतलब पैसा आएगा बट आना ना आना कंफर्म नहीं है, वो कंफर्म होगा कब फ्यूचर में कोई एक इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट है जिसका होना ना होना डिपेंड करेगा कि भैया हमें पैसा आएगा या नहीं आएगा। मान लो इस बार कोर्ट केस मैंने किसी पे करा और मैं उससे पैसा मांग रहा हूं कि भाई मुझे पैसा चाहिए, तो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में डिसीजन जो होगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अनसर्टेन है, और अगर वो डिसीजन मेरे फेवर में आएगा तो मुझे पैसा मिलेगा और डिसीजन मेरे फेवर में नहीं आएगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो वो डिपेंड कर रहा है एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, अगर वो होगा तो मेरे को पैसा मिलेगा और नहीं होगा तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तो ऐसे को बोलेंगे पॉसिबल एसेट। और वो पॉसिबल एसेट मेरा अकाउंट्स कहता है हम प्रूडेंस के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपके लिए वो कंटिजेंट एसेट है और आप उसको कहीं भी शो नहीं करोगे, आप ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करोगे ना ही उसको डिस्क्लोज करोगे। सिर्फ अगर आपके पास अप्रूविंग अथॉरिटी है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी जो रिपोर्ट होती है आप उस बोर्ड ऑफ रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर सकते हो, दैट्स इट। क्लियर है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना डिस्क्लोजर ना फुटनोट में कहीं शो किया जाएगा। खत्म सर जी। लायबिलिटी आपकी नॉर्मल शो होगी, प्रोविजन एज अ लायबिलिटी आप लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन या लॉन्ग टर्म में। कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट पीएनएल में नहीं आएगी बट फुटनोट में बोले तो नोट्स टू अकाउंट में आएगी, और कंटिजेंट एसेट कहीं भी नहीं आएगी, ना बैलेंस शीट में आएगी, ना पीएनएल में आएगी, ना नोट्स टू अकाउंट में आएगी। हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में आ सकती है। नाउ आखिरी पॉइंट कुछ मिसलिनियस ये है कि अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया और आपको लगता है कि सर ये हमें नुकसान होने वाला है, हमें ये पैसा
पैसा देना पड़ेगा, दिस इज माय प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्लियर है। बट मुझे लगता है कि वो नुकसान जब होगा तो मेरे को भी पीछे से कहीं से उसकी रिकवरी मिल जाएगी। मतलब पॉइंट है, सपोज मैंने आपको सामान आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो मिस्टर ए आप हो और आपके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं आपको दिसंबर की 1 तारीख को सर जी ये वाले सामान इतना का लॉट का सामान सप्लाई कर दूंगा, क्लियर है। लेकिन अगर मैंने नहीं किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर मैंने नहीं किया तो आप मेरे पे 1 लाख की लाइबिलिटी लगा सकते हो, मतलब 1 लाख का पेनल्टी लगा सकते हो। अब मुझे लग रहा है कि मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा, 1 दिसंबर तक मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे प्रोविजन बना लेना चाहिए कि भैया मैं 1 तारीख तक नहीं कर पाऊंगा। मान लो दैट इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, बीच में ईयर एंड नहीं ला रहा। मान लो 1 दिसंबर की जगह आप मान लो 1 मई, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मैं 1 मई तक आपका ये काम कंप्लीट करके नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा तो मुझे आज ही 31 मार्च को प्रोविजन बना लेना चाहिए कि हाँ हो सकता है मुझे पेनल्टी पे करनी पड़े, कंफर्म नहीं है ना, ठीक है, बट मुझे देना पड़ सकता है, क्लियर है। नाउ दूसरी बात, अब मुझे पता है कि ये जो लाइबिलिटी मैंने बनाई है, जो प्रोविजन आपको देना है, अब पॉइंट ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है। ये गलती इस गलती में एक पीछे बंदा भी था जिसे मुझे रॉ मटेरियल भेजना था, उसने भी डिले किया, तो मैंने उसके साथ भी कॉन्टेक्ट कर रहा था कि अगर मेरा काम डिले नहीं हुआ तो मैं आपके ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा और आप भी मुझे 30,000 रुपए पेनल्टी दोगे। तो अब मुझे 1 लाख देना है पर पीछे से 30,000 उससे ले लूंगा। तो अल्टीमेट अगर मुझे रिम्बर्समेंट हो रहा है कोई भी अमाउंट अगेंस्ट एनी प्रोविजन, तो उस केस में एएस कहता है और वो वर्चुअली सर्टेन है। मेरी खास बात ये है कि क्या वो वर्चुअली सर्टेन है, मतलब पक्का सबूत है कि आपको वो पैसा मिल जाएगा। इफ आंसर इज यस, क्योंकि इनकम की बात हो रही ना, अगर आप आंसर इज यस कि हाँ भाई पक्की बात है, वो कह रहा है कि हाँ मैं ट्रांसफर कर दूंगा, वो एग्रीड हो गया कंडीशन पे, तो आप उसे इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो और प्रोविजन में नेट कर सकते हो, नेट प्रोविजन शो करोगे। मतलब प्रोविजन 1 लाख का दिखाने की जरूरत नहीं है, 70,000 का दिखा के काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो वर्चुअली सर्टेन नहीं है तो आपको प्रोविजन 1 लाख का दिखाना पड़ेगा। इसको आप रिम्बर्समेंट को कोई इनकम नहीं दिखाओगे जब तक पैसा आ नहीं जाता। सिंपल सी बात है, वर्चुअली सर्टेन का मतलब है भैया पैसा आना, दैट्स इट। रीस्ट्रक्चरिंग आखिरी पॉइंट है सर। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि अगर आप अपने बिजनेस को चेंज कर रहे हो, अपने बिजनेस में चेंज कर रहे हो, क्यों चेंज कर रहे हो, या तो आप अपने बिजनेस का दायरा बढ़ा रहे हो, आपने जो पहले एक प्रोडक्ट में डील करते थे अब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, या आप अपने बिजनेस का तरीका बदल रहे हो, पहले ऑफलाइन में जाते थे अब ऑनलाइन में जा रहे हो, वट एवर, किसी भी तरीके से आप बिजनेस का तरीका बदल रहे हो, तो उस केस में जो भी बदलने में कॉस्ट आएगी, जो भी पुराने चीजों को हटा के नई चीजों में ऐड होगा, नई चीजों में मतलब नई चीज की इन्वेस्टमेंट नहीं, जो पुरानी चीजें हटेंगी उसका नुकसान होगा, उसके लिए आप प्रोविजन बना सकते हो कितना खर्चा होने वाला है, इतना आपको खर्चा होने वाला है। बट याद रखना कि आप हर चीज का प्रोविजन बना सकते हो, इन 3 चीजों का प्रोविजन नहीं बनाओगे। अगर आप नई चीज का कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी वगैरह कर रहे हो, आप उन खर्चों का कोई भी प्रोविजन नहीं बनाओगे, जो होंगे देखे जाएंगे। अगर आप स्टाफ को रिटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा दोगे कि हमें छोड़ के मत जाओ, हम नया बिजनेस तरीके में ऐड हो रहे हैं बट हमारे साथ ही जुड़े रहो, या हमारे ये वाला काम छोड़ के आप इस वाले काम में आ जाओ और आपको सैलरी ज्यादा देंगे, वटएवर, तो उसमें भी आपको कोई प्रोविजन अलाउ नहीं है। जो खर्चा जब होगा तब के तब देखेंगे। और जो भी आप नई इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, नई एसेट लायबिलिटी खरीदोगे, वो भी आपका प्रोविजन नहीं बनेगा, वो नई एसेट लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड होगी। मतलब जो पुराना चीजें हटेंगी उस हटाने में आपको जो भी नुकसान होगा, मान लो आपको पुरानी एसेट हटानी पड़ेगी तो उस एसेट में आपको लगता है लॉस होगा, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें यहां से फैक्ट्री हटानी पड़ेगी तो उसमें लॉस होगा, तो वो लॉस का प्रोविजन आप फ्यूचर के लिए बना सकते हो। खत्म, AS 29 खत्म मेरे बच्चे। 3 बातें याद रखनी है अगर मैं बात करूं, प्रोविजन क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, कंटीजेंट एसेट क्या है, ठीक है। और 2 पार्ट और है कि सर किस पर AS नहीं लगता है और कुछ मिसलिनियस पार्ट। 5 चीजों में पूरा AS खत्म हो जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सर जी हमारे AS में ये बात है। अब कुछ करते हैं हम अपने एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन है हमारे स्टडी मैट का AS 29 के सारे क्वेश्चन निपटाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, विद इलस्ट्रेशन निपटाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है, कह रहा है सर ड्यूरिंग 2001 XY एंटरप्राइजेस हैज मेड लोअर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने इस साल कुछ प्रॉफिट कम कमाया, बहुत कम कमाया, ठीक है, और वो टू इंश्योर दैट अर्निंग पर शेयर डू नॉट डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। और प्रॉफिट कम कमाया तो सिंपल सी बात है, अर्निंग कम कमाई है तो आपके EPS पे तो इंपैक्ट आएगा। और आपने कह रहा है कि बस सर प्रॉफिट अगर कम कमाया तो हम नहीं चाहते कि EPS कम हो, हम नहीं चाहते EPS कम हो, तो हमने जो रेवेन्यू कमाया वो कम कमाया पर हम EPS को कम करना नहीं चाहते। इसीलिए XY एंटरप्राइजेस क्या कर रही है, वो प्रोवाइड मतलब वारंटी नहीं बना रही है, वारंटी जो वो देते हैं उसके लिए वो प्रोविजंस नहीं बना रहे हैं, प्रोविजंस नहीं बना रहे हैं। कह रहा है वो शुड हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर, जो उन्हें बनाना चाहिए वो नहीं बना रहे। और वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमें लगता है कि हम आगे आने वाले पीरियड लेटर ईयर में हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो जब प्रॉफिट कमाएंगे तो हम तब प्रोविजन बना लेंगे। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, प्रोविजन कोई आपके प्रॉफिट देख के थोड़ी ना बनेगा, वो तो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनेगा। आपकी इस साल की लायबिलिटी इस साल का प्रोविजन, अगले साल की लायबिलिटी के लिए अगले साल के आउटफ्लो के लिए अगले साल का प्रोविजन। दैट मींस बताओ कि सर वो सही कह रहे हैं AS 29 के हिसाब से, आपके जो ये कहना है कि हम प्रॉफिट के हिसाब से प्रोविजन बनाएंगे, हटा दो दुनिया से। दैट मींस आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। आगे चलो,
एग्जाम्पल 2 सेम पॉइंट, कह रहा है एबी लिमिटेड है, उन्होंने इस साल बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, ओहो हो, कह रहा है और इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे इस साल, कोई दिक्कत नहीं है। उनके मैनेजमेंट चाहते हैं कि वो आगे जाके सर जी फ्यूचर में ना उन्हें दिक्कत होने वाली है, उनको लेटर ईयर में फ्यूचर में उन्हें लग रहा है फोर्सेस उन्होंने करा है, अंदाजा लगाया है कि उन्हें फ्यूचर में दिक्कत आएगी और तब उन्हें प्रॉफिट कम होंगे, ठीक है। तो वो उनको लगता है कि उन्हें डिड नॉट क्रिएट प्रोविजन, उन्हें अभी नहीं बनाना चाहिए विच शुड हैव बीन अदरवाइज, कह रहा वो 2002 में जो उनका प्रोविजन है वो नहीं करेंगे, नहीं बनाया, ठीक है। हाउ टू गेट द डिजायर्ड इंपैक्ट, वो कह रहे हैं जब क्रिएटेड द प्रोविजन 2001 एबी लिमिटेड शॉप क्रिएटेड 2001 में बनाया, ठीक है। नाउ वही कह रहा है कि इंटेंशन मैनेजमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू 29, मतलब सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि आपको ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कुछ भी करते हो। दोनों एग्जांपल ये हैं कि एक एग्जांपल में हमें ज्यादा प्रॉफिट हो गया, एक एग्जांपल में हमें लो प्रॉफिट हो गया, उससे लेना देना आपके प्रोविजन का कुछ भी नहीं है। आपको अपना प्रोविजन अपने टाइम से बनाना चाहिए। अगर आपने ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो ज्यादा प्रोविजन पे जो टैक्स जाएगा उसका प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल ज्यादा बनना चाहिए, ऑफ कोर्स बनना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने इस साल आपने लॉस कमाया उससे कोई लेना देना नहीं, आपको वारंटी पे प्रोविजन बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे 2 पॉइंट है, इन्होंने वही बोला है कि हायर प्रॉफिट है क्रिएट प्रोविजन व्हाइल इट इज नॉट रिक्वायर्ड, शो लेस प्रॉफिट अवॉइड टैक्सेस। दो सर ऐसा अलाउ नहीं है सर जी, ये काम नहीं करोगे, लोअर प्रॉफिट है आप प्रोविजन नहीं बनाओगे, जब हाई इससे प्रॉफिट हाई हो जाएगा और आपका हाई ईपीएस आएगा तो सर जी हायर प्रॉफिट पे आप प्रोविजन जहां पे जरूरत है वहां, मतलब पॉइंट इज कि जहां जरूरत नहीं भी है वहां भी बनाओगे, मतलब पिछले साल का भी इस साल का बना लोगे ताकि आपका प्रॉफिट कम हो जाए, ठीक है, और आपको टैक्सेस बच सके, ठीक है। और आप कह रहे हो कि अगर हमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे ताकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा और थोड़ा ईपीएस हो, तो ऐसे थोड़ी ना चलता है सर जी, ये थोड़ी ना चलता है कि ज्यादा प्रॉफिट है तो अपनी मर्जी से प्रोविजन बना लो और प्रॉफिट कम दिखाओ ताकि टैक्स कम देना पड़ेगा, या फिर ज्यादा कम प्रॉफिट आ रहा है तो ये कर लो, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी, बैक टू टॉपिक, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे चलो सर जी, आगे एक और एग्जांपल मेरे सामने आ रहा है यहाँ पे, कह रहा सर जी एक्स लिमिटेड कंपनी है, वो रेफ्रिजरेटर बेचते हैं और विद द वारंटी ऑफ 6 मंथ, कहते हैं भैया जब से हमने बेचा उसके 6 महीने तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है आ जाना, ठीक कर देंगे, ठीक है। कह रहा रेफ्रिजरेटर को हम रिपेयर कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे बच्चे कोई खर्चा सामने वाले से नहीं है, पूरा फ्री में कर देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट 6 महीने से जहां से आपने खरीदा है, ठीक है, तो आज खरीदा तो अगले 6 महीने भूल जाओ, प्रॉब्लम आई हमारे पास आना, नॉर्मली ऐसे होता है। कह रहा है सर जी बताइए प्रोविजन बनाएंगे, अगर आपने लगता है कि हाँ आपको एक एस्टिमेट आपको लगता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्यों, क्योंकि आपने बेचा, आपने जितने भी, जैसे 31 मार्च को आप जाओगे तो जिनके भी 6 महीने अभी कंप्लीट होने बाकी हैं तो उनके लिए आप क्या करोगे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, आपने उनके साथ इनवॉइस काटा हुआ, उस इनवॉइस में लिखा है कि अगर कोई भी दिक्कत आई तो वो आप ठीक करोगे, तो ये आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि अगर सामने वाला आया तो आपको देना पड़ेगा, क्लियर है। और ऑफ कोर्स आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, आपको खर्चा होगा, और दिक्कत ये कि अगर आपको सर्टेन है कि इतना होने वाला है, जो पक्का नहीं है, कुछ जितने बेके हैं सारे थोड़ी ना ठीक होने जाएंगे, तो आप एक अंदाजा लगाओगे कि 5% 10% लोग आएंगे, तो उनका आप एक एस्टिमेट अमाउंट पे क्या बना सकते हो, प्रोविजन बना सकते हो। दैट मींस प्रोविजन बनाना पड़ेगा। यहां लायबिलिटी क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि अमाउंट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते कि कितना खर्चा होने वाला है। लोग आएंगे 100 बेचे, 5 लोग आएंगे 5 का ठीक करेंगे, तो 5 के खर्चों का एस्टिमेट लगा के कर लेंगे, ठीक है। हमने बिल्डिंग खरीद ली है लीज पर, और उस लीज में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट मतलब दैट इज हमारा पास्ट इवेंट, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप जब बिल्डिंग को खाली करोगे तो उसकी ओरिजिनल कंडीशन में खाली करोगे, और जेड लिमिटेड को लगता है कि जब उन्हें ये करना पड़ेगा तो उन्हें 10 लाख का खर्चा पड़ना पड़ेगा साल के एंड में, दैट इज 10 साल बाद जब लीज होगी तो वापस रीस्टोर करने में 10 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि आपको ये पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और इसलिए आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो आप एक प्रोविजन बना के चलोगे, ठीक है, आउटफ्लो प्रोविजन बना के चलोगे, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आपने लैपटॉप बेचे हैं, रिप्लेसमेंट वारंटी है 1 साल की, और अगर कुछ भी हुआ 1 साल में तो आप उसे रिप्लेस कर दोगे, और फ्यू लैपटॉप आपको पास्ट ईयर में रिप्लेस होने आए हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और ऑफ कोर्स रिप्लेस करोगे तो आपको खर्चा होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, बट अमाउंट मेजरली रिलायबल नहीं कर सकता, एस्टिमेट कर सकता हूं, तो एस्टिमेट के बेस पे आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, और यहां पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन है हमारे पास। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है। बहुत कुछ है इस एएस में, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहली इलस्ट्रेशन है बेटा, ध्यान सुनना। इलस्ट्रेशन नंबर कहता है हमारे पास ना फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को एंड हुआ, और इस ईयर में जब एंड हुआ तो कंपनी के पास टोटल 20 केसेस आउटस्टैंडिंग थे जिनको अभी तक सेटल नहीं हुआ है इस तारीख तक। उन्होंने उसका अंदाजा लगाया और उन्हें लग रहा है पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या नतीजा आ सकता है। तो नतीजा क्या आ सकता है, उन्हें लगता है 5 केसेस में तो हम 100% जीतेंगे। दैट मींस 5% मेरे बच्चे, 5% 5 केसेस के अंदर 100%
50% अगर मेरी विनिंग पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब मुझे कोई भी प्रोबेबल नहीं है, कोई भी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मुझे नहीं दिख रहा है, तो दैट मींस मुझे कहीं ना कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे कुछ भी कोई प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी वगैरह कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा। अगले 10 केसेस और उसके बाद बाकी के 5 केसेस में विनिंग पॉसिबिलिटी 50% है, विनिंग पॉसिबिलिटी 50% है, तो मतलब 50% तो मुझे चांस लगता है कि मैं जीत जाऊंगा। क्लियर है, क्या करूंगा, जीत जाऊंगा। इसका मतलब अगर आपकी लायबिलिटी, आपके चांसेस आउटफ्लो के 50% या उससे कम है, तो दिस इज द रिमोट पॉसिबिलिटी, और आप इसके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा, कंटीजेंट लायबिलिटी। मतलब अगर 50% से ज्यादा है तो प्रोविजन बनाओगे, 50% या उससे कम है तो आप इसके लिए क्या बनाओगे, कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या बनाओगे, कंटीजेंट लायबिलिटी। और कंटीजेंट लायबिलिटी का अमाउंट कितना निकालोगे, तो आप बोलोगे भैया 1,20,000 हारने के 40% चांस है, तो मल्टीप्लाई बाय 40%, और 2 लाख के 10% है, मतलब यहां पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से कितना आ गया, 48,000, और ये आ गया 20,000, तो मेरे लिए हो गया 68,000 एक केस पर, मल्टीप्लाई बाय 5 केस पर, तो इतने की मुझे यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 30,000, ठीक है, और 21 42,000, तो टोटल हो गया 72,000। 72,000 का मल्टीप्लाई बाय 5 केसेस, अच्छा ये 10 है, सॉरी ये 10 केसेस हैं और ये 5 केसेस, इस पर ये कंटीजेंट लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। मतलब अगर ये विनिंग पॉसिबिलिटी 50% से कम होती और आपकी हारने की पॉसिबिलिटी 50% से ज्यादा होती तो मैं प्रोविजन बनाता। अभी 50% है तो कंटीजेंट लायबिलिटी में भी काम चल जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन में यहां पे लिखा है। तो आपने पहले कंटीजेंट लायबिलिटी को डिफाइन करना है ऑफ कोर्स, फिर आपको ये बताना है कि आपकी जो लायबिलिटी की है जो 100% विनिंग है उसके लिए आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कंटीजेंट वगैरह कोई भी अराइज नहीं है, आप पक्का जीतोगे, कोई टेंशन वाली बात क्या है। लेकिन बाकी के जो 10 केस हैं या वो है उनमें 50% की प्रोबेबिलिटी और 50% के लिए आपको, इनके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बाय वे ऑफ नोट। कितना कितना, वही 68,000 72,000, 10 केस उसका 68 72 का 5, तो टोटल हो गया 10,40,000 का प्रोविजन, सॉरी कंटीजेंट लायबिलिटी आपको फुटनोट में दिखाना पड़ेगा। यही 10,40,000 का प्रोविजन बना देता अगर मेरी लायबिलिटी जो ये पॉसिबिलिटी है ये 50% से ज्यादा होती हारने की, ज्यादा होती किसकी, हारने की, मतलब आउटफ्लो जो रिसोर्सेज है उनकी लायबिलिटी 50% से ज्यादा होती प्रोबेबिलिटी, तो फिर मैं उसे प्रोविजन बना देता। आगे आ जाओ सर जी, यहाँ पे इलस्ट्रेशन में 2 केसेस दिए हुए हैं आपको। कह रहा है सर जी पहला केस ये है कि आपके ऊपर कंपनी की सेल टैक्स असेसमेंट हुई है, ठीक है, और 2001-2 का आपका असेसमेंट ईयर उठाया गया और आपका फाइनलाइजेशन हुआ 14 फरवरी 2004 में, और डिमांड निकाली है 2,76,00,000 की कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, आपने नहीं दिया। सर जी उसने पे कर दिया पूरा का पूरा पैसा, पहले तो उसने पैसा पे कर दिया, कह रहा भैया देखो इंटरेस्ट लगेगा, इसके चक्कर में पड़ नहीं रहा, तो उठा के पहले पूरी टैक्स लायबिलिटी पे करी और फिर उसने अपील फाइल करी है। फिर उसने क्या करी है, अपील फाइल करी, बट अपील मजे की बात है, उसने जो अपील फाइल करी वो सिर्फ कितने की करी, 2.10 की। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूं 2.76 में से 2.10 दैट मींस 0.66 करोड़ की उसने अपील फाइल नहीं करी, मतलब इतना तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के लिए आप क्या कर सकते हो, बाकी के लिए आपको जितना भी है वो प्रोविजन बना के लोन से एडवांस दिखा सकते हो, मतलब आप अभी अपने खर्चे में नहीं डालोगे, दैट इज प्रोविजन बना के आप काम कर सकते हो। तो पॉइंट ये कि कंपनी इज नॉट अपीलिंग 0.6, तो उसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना, वो तो आपका खर्चा वर्चा रिकॉर्ड होगा, उससे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाकी को जो आपने अमाउंट है वो आप अलग से लोन से एडवांस में दे दोगे कि हमने एडवांस पे कर रखा है, और उस पर आप अपना कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करोगे कि हाँ भैया देना भी पड़ सकता है और नहीं, क्योंकि अपील है ना, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, हो सकता है कि मेरे लिए ये देना पड़े या ना देना पड़े, पॉसिबिलिटी है। तो जितने का मेरे को पक्का पता है वो तो मेरी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा एज अ लायबिलिटी या प्रोविजन, जो भी बोलो, लेकिन जितने के लिए मैंने अपील फाइल कर दी दैट मींस वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो गया कि कोर्ट में केस चल रहा है, अब कोर्ट डिसाइड करेगी, दिस इज फ्यूचर इवेंट विच इज अनसर्टेन और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या बनेगी ये। तो मैं कह सकता हूं कि 0.66 तो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब आपके लिए नॉर्मल लायबिलिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अमाउंट मेजर रिलायबल कर सकता हूं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट अबाउट 2.10, दिस इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन, आप इस पे पॉसिबल ऑब्लिगेशन का वर्ड डिफाइन करोगे और इसलिए आप बोलोगे ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो आप इसे कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखाओगे और जो आपने पैसा पे कर रखा है उसे आप लोन से एडवांस में दिखाओगे, खर्चा नहीं दिखाओगे, ठीक है। अगला कह रहा है सर जी आपने, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कह रहा है आपने वेजेस एग्रीमेंट डाला है और मई 2002 में आपने जून 2001 से वेजेस का जो था वो रिवीजन कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, ठीक है, और उसकी वजह से आपको ज्यादा देना पड़ेगा, मई में आपको हाइक देना पड़ेगा, टिल तक आपने ज्यादा पे करा, हाइक मतलब ज्यादा पे किया, तो विल नॉट बी पेड टू द एम्प्लॉय, वो पे नहीं किया गया अभी। हमने बोला है कि सर हम ये पे करेंगे कब, रिटायरमेंट पे, और कंपनी ने कहा है कि हम ये पैसा जमा कर देंगे उसमें, तो ठीक है आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज सिंपल सी बात है, आपने किया नहीं है पर करना पड़ेगा, दिस इज योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और ऑफ कोर्स आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा तो आप प्रोविजन बना के चलोगे, नो डाउट इसमें प्रोविजन बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी है उसको प्रोविजन बना के चलोगे, ठीक है, प्रोवाइडेड इन दी अकाउंट्स, मतलब आपको नॉर्मल कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है।
कुछ एमसीक्यू है मेरे बच्चे, एमसीक्यू में कहता है, कह रहा है इसमें से बताओ कौन सी सबसे सही चीज है। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, ऑफ कोर्स ये लायबिलिटी होती है, बस इसमें अमाउंट अनसर्टेन है और ऑफ कोर्स टाइमिंग भी अनसर्टेन कह सकते हो, मतलब अमाउंट नहीं पता मुझे कितना होगा, अगर अमाउंट सर्टेन हो गया तो वो प्रोविजन नहीं कहलाएगा, लायबिलिटी। पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है जो कंटीजेंट लायबिलिटी ना कंटीजेंट एसेट वैसेट के अगेंस्ट नहीं बनता, और ऑफ कोर्स पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ए पॉइंट इज करेक्ट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है जिसका अमाउंट अनसर्टेन है। दूसरा कह रहा है एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने अपने सेकंड हैंड कार बेचते हैं, उन्होंने कार डेवलप करा और उसमें कुछ कमी थी और उन्होंने बोला कि अगर कार डेवलप हुई और उसमें कुछ कमी हुई तो 30 दिन के अंदर हमें वापस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिपेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब रिपेयर वारंटी दे रहे हैं 30 दिन की। 1 मार्च को उन्होंने सोचा कि प्रोविजन बनेगा रिपेयर पे 25,000, लेकिन 31 मार्च तक आते आते उनको प्रोविजन लगता है कि नहीं 20,000 ही बनना चाहिए, तो उन्होंने ज्यादा बना दिया, 25 बना दिया। अब उन्हें 5 की क्या करनी पड़ेगी, रिवर्सल, 5,000 की रिवर्सल करनी पड़ेगी। बताओ इनकम स्टेटमेंट बोले तो पीएनएल में क्या होगा, ऑफ कोर्स पीएनएल में चार्ज का मतलब होता है डेबिट होना और क्रेडिट का मतलब होता है दैट इज रिवर्स होना, तो आपको प्रोविजन की रिवर्सल करनी पड़ेगी, दैट इज 5,000 की, ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे चलो। कह रहा बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बता रही है, दैट्स इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, अराइजेस फॉर ए पास्ट इवेंट, एग्जिस्टेंस कंफर्म होगा ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन इवेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो फ्यूचर में डिफाइड होगी, तो दिस इज द कंटीजेंट लायबिलिटी, दिस इज द कंटीजेंट लायबिलिटी। तो आप बोलोगे ये पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल एसेट होती तो मैं कंटीजेंट एसेट बोल देता, बट अभी के लिए ये मेरे लिए क्या बनेगी, कंटीजेंट लायबिलिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो, कह रहा हमने कमेंट्स करा है लीगल एक्शन वाई के अगेंस्ट और हम मांग रहे हैं कि हमें सब्सटेंशियल डैमेज हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका फॉल्टी, ठीक है। तो जेड लिमिटेड कमेंट्स लीगल एक्शन, मतलब लीगल एक्शन उसने वाई लिमिटेड के अगेंस्ट लिया है, और क्यों करा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया उन्होंने सब्सटेंशियली डैमेज प्रोडक्ट भेजा था उनको, ठीक है। और लॉयर जो वाई लिमिटेड के उनका एडवाइस है कि कंपनी केस तो हारेगी, वो कह रहे हैं सर जी केस तो आप हारोगे, मतलब आपके लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस तो आ गई, प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, बट ऑल्दो चांसेस ऑफ पेइंग दैट क्लेम इज नॉट रिमूव्ड, मतलब जो आप आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो पैसा जाएगा ना उसके चांसेस नहीं है, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब प्रोविजन तो नहीं बनेगा मेरे बच्चे, रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब 50% से कम है तो लायबिलिटी तो नहीं बनेगी। अब उन्होंने निकाला क्या है, कह रहा लीगल कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ केस हारो या जीतो आपको इतना तो लॉयर को पे करना पड़ेगा 50,000, तो ये तो आपकी लायबिलिटी हो गई, या तो प्रॉपर 50,000 तो देने पड़ेंगे, ठीक है। और नाउ सेटलमेंट, अगर केस अगर आप हारते हो तो आपको 5 लाख देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है बताओ क्या करें, प्रोविजन बना ले, नहीं सर ऑफ कोर्स प्रोविजन नहीं बनना चाहिए 5,50,000 का। फिर कह रहा है डिस्क्लोजर दे दें पूरा 5,50,000 कंडीशन लायबिलिटी, नहीं। फिर कह रहा है सर प्रोविजन नहीं सर, पॉइंट ये बन रहा है, अरे रे, ठीक है, पॉइंट ये बन रहा है कि सर आप इसमें बेस्ट तरीका ये है कि आप 50,000 का प्रोविजन बना लो, मतलब ये आपको फ्यूचर में देना है, क्लियर है। और बाकी जो 5 लाख है वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, दैट इज रिमोट पॉसिबिलिटी, उसका प्रोविजन बना लो, ठीक है। नाउ ऑलमोस्ट खत्म, एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे। कह रहा है सन लिमिटेड है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सेल कॉन्ट्रैक्ट 5 करोड़ का एक्स लिमिटेड के साथ 2001-2002 में, प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन से 1 करोड़, मतलब एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कि भैया हम आपको सेल करेंगे 2001-2002 में, ठीक है। और इस ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट हमें होने वाला है 5 करोड़ में से 1 करोड़ का तो फायदा है, 4 करोड़ की कॉस्ट है। आगे चलो, कह रहा डिलीवरी ऑफ गुड्स टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ 2002-2003 फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल में आपकी डिलीवरी हुई है, ठीक है, दैट इज अगले साल के अप्रैल में आपकी डिलीवरी हुई है। उन्होंने बोला था जो डिलीवरी होनी चाहिए वो अप्रैल में होनी चाहिए, उन्होंने बोल दिया था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। कह रहा है सर जी इन केस ऑफ फेलियर, अगर आपने ऐसा नहीं किया, डिलीवरी विद इन टाइम नहीं दिया, तो आपको 1.5 करोड़ का क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन एक्स लिमिटेड को देना पड़ेगा। ओके, मतलब डिलीवरी फर्स्ट मंथ में हो जानी चाहिए और अगर आपने नहीं करी तो आपको 1.5 करोड़ का पेमेंट करनी पड़ेगी। अब सन लिमिटेड ने प्लान कर लिया मैन्युफैक्चर करना गुड्स में ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ 2001-2 और उनको बैलेंस शीट तक लगता है कि गुड्स वर नॉट मैन्युफैक्चर, अभी बने ही नहीं, वो कह रहे हैं गुड्स तो अभी बने ही नहीं, तो हमें पक्का लगता है कि अनलाइकली है कि हम उन्हें एबल टू मीट द कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन मतलब हम 1 महीने के अंदर अंदर पे नहीं कर पाएंगे। कह रहा सर जी बताओ क्या ये कंटीजेंसी प्रोवाइड होनी चाहिए, कंटीजेंसी वर्ड सुनते ही कंटीजेंट लायबिलिटी मत बना, कंटीजेंसी मतलब कोई चीज सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब पॉइंट ये कि अगर वो कह रहा है जो ये आपकी अजीब सी सिचुएशन आ गई, क्या इसके लिए प्रोविजन बनना चाहिए, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि सर जी आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आप मुकर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, देना पड़ेगा। दूसरा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा आपके लिए रिमोट पॉसिबिलिटी हाई है क्योंकि आप फेल हो रहे हो तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और प्रोविजन क्या जो कंपनसेशन है उससे ज्यादा हो सकता है, मतलब ओवर द प्रॉफिट नहीं सर, 1.5 करोड़ का कंपनसेशन होगा क्योंकि 1.5 करोड़ तक की आपकी लायबिलिटी बात हुई है, प्रॉफिट थोड़ी ना कि प्रॉफिट लूज हो जाएगा, नहीं, 1.5 करोड़ का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एक ऑयल कंपनी है जो अपनी लैंड को कंटेम्पलिंग कर रही है, मतलब थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रही है काफी सालों से, और इट डज नॉट क्लीन अप, वो उसको ठीक नहीं कर रही। क्लीन ऑयल कंपनी ने ऑयल रिग्स लगा दिए और उससे लैंड डैमेज हो गई है, लेकिन उस लैंड को ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लीगलाइजेशन मतलब कोई भी लेजिस्लेशन मतलब कोई भी लॉ नहीं था इस पर,
ठीक है, लेकिन 31 मार्च 2001 को हमें वर्चुअली सर्टेन हो गया कि एक लॉ आ जाएगा जिसकी वजह से हमें अब जमीन को जो खराब हुई है उसे जल्दी 1 साल के अंदर ठीक करना पड़ेगा। क्या आपको प्रोविजन बनाना चाहिए? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। अगर आपके ऊपर लॉ आता है तो दिस इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और ऑफ कोर्स आपको जितने भी उसको ठीक करने की कॉस्ट है उसको रिलायबली मेजर करके एस्टिमेट लगाकर आपको उसका प्रोविजन बनाना चाहिए। दिस इज नॉट कंटिजेंट लायबिलिटी, दिस इज प्रोविजन, क्योंकि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज और अमाउंट आप मेजर कर सकते हो एस्टिमेटली। ठीक है, तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सर जी क्वेश्चन खत्म है हमारे लिए AS 29। थोड़े से क्वेश्चन अच्छे होते हैं इसके, बट थ्योरेटिकल AS है तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने खत्म किया। थैंक यू सो मच बच्चों, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगला कुछ और AS पे हम डील करते जाएंगे। तो स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन प्लस AS का रिवीजन विद चार्ट करेंगे। तो ठोको लाइक और चलो मेरे साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।